हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रिज्म पे डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिज्म। आप नीट एस्पायरेंट हो या जेई मेन एस्पायरेंट या जेई एडवांस एस्पायरेंट हो, प्रिज्म में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब अगेन लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर शायद प्रिज्म पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रिज्म में क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट से एंड तक देखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने टॉपिक को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूं कि आपको सारा समझ में आए। बट मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखो, तब जाके आपको प्रिज्म ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फील के साथ समझ में आएगा। तो स्टार्ट मैं करता हूं पहले प्रिज्म के साथ। प्रिज्म सिंपली आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज बाउंडेड बाय सम रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड टू आइडेंटिकल पॉलीगन्स। मैं लिखता हूं, आप आराम से देखते जाओ। तो मैं प्रिज्म से स्टार्ट कर रहा हूं। It is a transparent region bounded by some rectangular surfaces and two identical polygons। ये आपका प्रिज्म होता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स ट्रायंगल लेता हूं, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर एक ट्रायंगल ले रहा हूं, तो ये आपका पॉलीगन है। आप देख सकते हो कि ट्रायंगल में ये आप देख सकते हो कि ये आपका पॉलीगन है। यहां पे फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आप आराम से देखते जाओ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स है। एक आपको फ्रंट सरफेस दिखेगा ट्रायंगुलर, और आपको बैक एंड पे भी दिखेगा ट्रायंगुलर सरफेस। तो ये आपके दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स हुए ना, तो ये एग्जैक्टली आपके पास दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स है। यहां पे ये आपके यहां पर दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स है। यहां पे दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स। अब फर्दर अगर आप बात करोगे, यहां पे कुछ रेक्टेंगुलर सरफेसेस भी आपको मिलेगी। आप देखते जाओ, ये जो आपके पास सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस। तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस, ये वाला सरफेस भी आपका यहां पर रेक्टेंगुलर सरफेस है। दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गई, और ये वाला जो सरफेस है ये भी आपका रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। तो इस प्रिज्म में आप देख रहे हो तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस है और टू आइडेंटिकल पॉलीगन्स है। ऐसे प्रिज्म को आप ट्राइहेड्रल प्रिज्म कहते हो। ट्राइहेड्रल प्रिज्म, तो ये आपका ट्राइहेड्रल प्रिज्म है। ये आपका ट्राइहेड्रल प्रिज्म है। अब आप अगेन देख सकते हो कुछ रेक्टेंगुलर सरफेसेस इन्वॉल्व हुई ना आपके पास, तो यहां पर मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इट इज बाउंडेड बाय सम रेक्टेंगुलर सरफेसेस। बाउंडेड बाई सम रेक्टेंगुलर सरफेसेस। तो आप समझो, जो डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जैक्टली आप देख सकते हो वही डेफिनेशन इस डायग्राम पे फिट हो रहा है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं यहां पे बात कहूं, सिंस आपके जो सरफेसेस है ये एक रीजन को बाउंड करते हैं, और वो रीजन आपका ट्रांसपेरेंट रीजन होता है, इसी ट्रांसपेरेंट रीजन का कुछ ना कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। तो अभी तो प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने तो यहां पे ट्राइहेड्रल प्रिज्म की बात की। इसी तरीके से अगर आपके पास पेंटागन्स होंगे, दो पेंटागन्स दो होंगे, तो आप देख सकते हो कि अब मैं दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स कौन से लेने वाला हूं, पेंटागन्स। तो वो आपका बन जाएगा पेंटागनल प्रिज्म। वो आपका क्या बन जाएगा? पेंटागनल प्रिज्म बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा, और फिर कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा पेशेंस के साथ आप देख लो। तो आप ये देख सकते हो यहां पे, आप सिंपली देख सकते हो यहां पर। अगेन आप समझो, आप यहां पे आपके पास एक तो आगे पेंटागन है और पीछे बैक साइड पे भी आप देख सकते हो कि आपका पेंटागन होगा। आप देख लो एक बार, ये आपका आगे वाला पेंटागन है, ये आपका आगे वाला पेंटागन है, ये डॉटेड लाइन जो यहां पर मैं बना रहा हूं ये आपका एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये बैक साइड वाला पेंटागन है। तो दो आइडेंटिकल पॉलीगन्स हो गए। अब देख लो, एक रेक्टेंगुलर सरफेस, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस, तीसरा नीचे रेक्टेंगुलर सरफेस, ये आपका चौथा रेक्टेंगुलर सरफेस, ये आपका पांचवा रेक्टेंगुलर सरफेस। तो अगेन दिस इज अ प्रिज्म। व्हाई? बिकॉज it is a transparent medium which is bounded by two identical polygons and some rectangular surfaces। तो ये भी आपका यहां पर क्या है, ये प्रिज्म है आपके पास। यहां पर मैंने इसको ट्राईहेड्रल कहा ना, इसको आप यहां पे पेंटाहेड्रल प्रिज्म कह सकते हो या पेंटागोनल प्रिज्म कह सकते हो। तो ये आपका पेंटाहेड्रल प्रिज्म होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये वाला पार्ट। इसी तरीके से ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपको यहां पे दिख रहे हैं। अब यहां पर मैंने ट्राईहेड्रल प्रिज्म की बात की, मैंने पेंटाहेड्रल प्रिज्म की बात की, ऐसे ही आपके पास हेक्साहेड्रल प्रिज्म होता है, आपके पास ऑक्टाहेड्रल प्रिज्म्स होते हैं। तो वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप फिर वहां पे ले सकते हो। बट प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज बाउंडेड बाय सम रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड टू आइडेंटिकल पॉलीगन्स। तो होपफुली अभी तक कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। अब जो प्रिज्म आपको अपने सिलेबस के लिए है, जो प्रिज्म आपको स्टडी करना है आपने नीट एग्जामिनेशन या जेईई मेन एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, वो आपका यहां पर ट्राईहेड्रल प्रिज्म है, वो आपका यहां पर ट्राईहेड्रल प्रिज्म है। तो यहां पर मैं ट्राईहेड्रल प्रिज्म से स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो देखते जाओ। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स है, बट जो प्रिज्म आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, जिस प्रिज्म का एनालिसिस आपको पूछा जाता है, दैट इज अ ट्राईहेड्रल प्रिज्म। अब ट्राईहेड्रल प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो हम रिफ्रैक्शन थ्रू ट्राईहेड्रल प्रिज्म देखेंगे। चलो मैं पहले आपको यह दिखाता हूं कि आप ट्राईहेड्रल प्रिज्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। आप सिंपली एक ट्राइंगल लेते हो, ये आपने एक ट्राइंगल ले लिया। अब जिस साइड पर आपका प्रिज्म रेस्ट करता है ना आपकी सरफेस पर, उस साइड को आप यहां पे बेस कहते हो। सिंस प्रिज्म आप देखते हो कि ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट रीजन होता है, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू होगा। जिन सरफेसेस पर लाइट इंसिडेंट हो सकती है उन सरफेसेस को आप यहां पर मैट सरफेसेस कहते हो। तो ये दोनों सरफेसेस जो आपके पास है, आप इनको मैट सरफेसेस कहते हो। जो ये एंगल आपके पास यहां पर है, इस एंगल को आप यहां पर प्रिज्म एंगल कहते हो, इसको आप प्रिज्म एंगल कहते हो। और इसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हो, और आप इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हो। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। कंटिन्यू मैं करूंगा रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म के साथ, आप देखते जाओ। अब यहां पर अगर मैं एक प्रिज्म ले रहा हूं, तो अगेन ये बेस होगा और ये मैट सरफेसेस होंगी, और आपके पास ये वाला जो एंगल है, दिस विल बी योर एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो मैं इसको यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसको सिंपली यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये पहला पार्ट आपके पास है, आराम से देखते जाओ। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम समझ में आएगा ना प्रिज्म का, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं कह रहा हूं इस साल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रिज्म में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन होगा। आप पूरे पेपर में पहले प्रिज्म का क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, उसको पहले ही कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही बढ़ जाएगा। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जिसको मैं बोल सकता हूं कि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो कंटिन्यू करता हूं मैं यहां पे। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ। तो यहां पर स्टार्टिंग में मैं कोई भी एक इंसिडेंट रे लूंगा, वो स्ट्राइक करेगा ना आपके मैट सरफेस को, तो वो मैट सरफेस को स्ट्राइक करेगा। तो ये आपके पास यहां पर इंसिडेंट रे है,
और इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ आपके पास कुछ ऐसे होने वाला था। बट प्रिज्म की वजह से आपका जो इंसिडेंट रे है वो इस पाथ पे चल नहीं पाएगा, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो है वो इस पाथ पे एग्जैक्टली चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने इंसिडेंट रे यहां पर बना दिया और इंसिडेंट रे का ये एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअली रे जो है वो इस पाथ के अलोंग जाना चाहती थी, बट बीच में प्रिज्म आ गया, प्रिज्म की वजह से ये रे इस पाथ पे नहीं चल पाएगा। देयर विल बी रिफ्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपका रे स्ट्राइक कर रहा है ना पहले मैट सरफेस को, वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये आपका नॉर्मल मैं n1 यहां पे लिख रहा हूं। अच्छा, नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको पहले ही पता है कि आपका रे यहां पर रेयर मीडियम में है और ये जा रहा है डेंसर मीडियम में। व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आप देखोगे कि आपका रे जो यहां पर है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। आपका रे जो है वो बेंड करेगा यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आप देख लो, आपके रे ने बेंड यहां पर करा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आप देख सकते हो कि ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं R1 से। इसको मैं यहां पर R1 से रिप्रेजेंट करता हूं। अभी तक कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब फर्दर देख लो, यही रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मैट सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एज इंसिडेंट रे बिहेव करेगा फॉर सेकंड मैट सरफेस। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इस दूसरे मैट सरफेस पर आपके पास और एक इंसिडेंट रे होगी, मगर वो इंसिडेंट रे एक्चुअली क्या होगी, वो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी ना। तो यहां पर अगेन मैं नॉर्मल एक ड्रॉ करने वाला हूं, अगेन मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं, आप देखते जाओ। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस नॉर्मल को मैं यहां पे नेम करता हूं N2, इस नॉर्मल को मैं यहां पे नेम कर रहा हूं N2। ये आपका नॉर्मल है। यहां पे आपका यहां पर जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल N2 के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज योर एंगल ऑफ सेकेंड इंसिडेंस, और इसको आप R2 से रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप यहां पर R2 से रिप्रेजेंट करते हो। तो अभी तक अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी तक की बात करूं, आपके पास यहां पर एक एंगल आपने I देखा, I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर मैं यहां पर R1 की बात करूं, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं यहां पर ए की बात करूं, दैट इज योर प्रिज्म एंगल, और प्रिज्म एंगल को आप क्या बोलते हो, प्रिज्म एंगल आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बी कहलाता है। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। दूसरा आपके पास यहां पर R2 एंगल है, R2 आपका एंगल ऑफ सेकेंड इंसिडेंस है। ये आपका एंगल ऑफ सेकेंड इंसिडेंस है। अभी तो इतने ही एंगल आ गए ना, अभी और एंगल्स आपके यहां पे आ जाएंगे, आराम से देखते जाओ आप। अब आपको पता है कि यहां पर जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये यहां पर इंसिडेंट हो रहा है दूसरे मैट सरफेस पर, और आपका ये वाला रे जो है ये तो डेंसर मीडियम है, यहां पर जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा तो रेयर मीडियम में चला जाएगा, आपका रे बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वो रे मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये आपका यहां पर इमर्जेंट रे है, मैं इसको ER से रिप्रेजेंट करता हूं। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस E। तो दैट मींस और एक एंगल इंट्रोड्यूस हो गया ना, E आपका यहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस होने वाला है। अभी तक कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा देख लो, आपका जो लाइट रे का एक्चुअल पाथ था वो ये था,
बिल्कुल सही, बट आपका फाइनल रे इस पाथ से नहीं ना चला गया, आपके रे का जो फाइनल पाथ था वो ये है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। तो देख लो मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूं, मैं इसी इमर्जेंट रे को यहां पर बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूं। इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। जब आपने इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया ना, अब आप देख लो रे का एक्चुअल पाथ ये था, मगर आपकी रे इस पाथ के थ्रू चली गई, तो एक एंगल के थ्रू आपका रे डिविएट हो गया। दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल जो आपके पास ये वाला एंगल है, मैं इसको यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं या मैं इसको यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। तो डेल्टा और एक एंगल मैंने इंट्रोड्यूस यहां पे कर दिया, दैट इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। और इसी डिविएशन एंगल पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिविएशन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए ये आपका डायग्राम है, रे डायग्राम आपके प्रिज्म के लिए। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा आइडिया देख लो। यहां पे आपके पास यहां पर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल के लिए आपके पास ये ए एंगल है, ये एंगल 90 बन रहा है। अब समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका ए एंगल है, नॉर्मल के साथ अगर मैं ये नॉर्मल वाला पार्ट दिखाऊं तो नॉर्मल एग्जैक्टली सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज योर 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला नॉर्मल जो आपके पास है, ये भी अपने मैट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज योर 90 डिग्री। इस एंगल को यहां पर मैं नेम कर रहा हूं, इस एंगल को यहां पर मैं नेम कर रहा हूं, लेट दिस बी ई एंगल। मैंने इसको नेम यहां पे क्या किया, ई एंगल। अब देख लो, अगर मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, दैट मींस एक ये वाला वर्टेक्स आप लोगे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। इस क्वाड्रिलेटरल में आपका ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। मैं बोल सकता हूं ना, इन दो का समेशन जो होगा वो आना चाहिए ना 180, बिकॉज आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में अगर आप सारे एंगल्स का सम करोगे, वो सम आपके पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। यही होता है ना। अब अगर आपके पास, आपको पहले ही पता है कि ये एंगल और ये एंगल का समेशन 180 है, तो रिमेनिंग एंगल्स आपके ए और ई है, इनका समेशन भी कितना आएगा, 180। मैं पहला पॉइंट यहां लिख सकता हूं, आराम से देखते जाओ। मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस ई जो आपके पास है, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। होपफुली इसमें कहीं पे डाउट नहीं होगा। एक बार और आप देख लो, आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, आप देख लो ये वाला पार्ट, यहां पर ये दूसरा वर्टेक्स है, यहां पर ये तीसरा वर्टेक्स है और यहां पर ये चौथा वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। 90 90 180 हो गया। कहने का मतलब इन दो एंगल्स का सम फिर किसके बराबर, 180 के बराबर होना चाहिए। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वहां से मैं ये रिजल्ट को निकाल रहा हूं। अच्छा, और एक चीज जरा देख लो, अगर मैं यहां पर ट्राइंगल लूं, देख लो कौन सा ट्राइंगल, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल यहां पे लूं, आपका R1 एंगल प्लस R2 एंगल प्लस E एंगल 180 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। मैं लिख सकता हूं यहां पे ऑल्सो R1 प्लस R2 प्लस आपके पास जो E होगा, मैं बोल सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, इक्वेट कर सकते हैं ना। मैं बोल सकता हूं ना कि आपके पास यहां पर A प्लस E जो है वो इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस E के बराबर। आप देख लो E और E कैंसिल हो रहा है, आपका जो A है वो R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। प्रिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल प्लस एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस। क्योंकि आपको पता है कि R1 यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R2 आपका एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस है, इन दो का सम आपको क्या देगा, प्रिज्म एंगल आपको देगा। मुश्किल मत है कहीं पे। अब फर्दर और एक पॉइंट देख लो, यहां पर आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो आपके पास है, अब चीजों को समझने की कोशिश आप करना। यहां पर आपको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये पूरा एंगल भी होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस I। एक बार देख लो, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल पूरा भी होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस I। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये आपका R1 है, ये रिमेनिंग एंगल किसके बराबर होगा, I माइनस R1। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, आप देखते जाओ। मैं यहां पर ये वाला पार्ट, इसको समझने की कोशिश करो, ये वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं ना यहां पे I माइनस R1, I माइनस R1। इसी तरीके से समझो यहां पर अगर ये आपका E है, ये वाला पार्ट भी E होगा। पूरे E में से आपको पता है कि नीचे वाला पार्ट R2 है, तो ऊपर वाला पार्ट कितना होगा, E माइनस R2। तो ये वाला जो पार्ट आपका यहां पे होगा, ये वाला जो पार्ट यहां पर आपका होगा, ये वाला पार्ट,
इसको समझो पहले, क्योंकि ये E है, ये पूरा आपका E ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये तो R2 है आपके पास, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपके पास यहां पर E माइनस R2 होगा। अभी तक कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देख लो, ये वाला पार्ट डेल्टा है। अब आपने पढ़ा होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो आपका जो डेल्टा यहां पर होगा वो इन दो एंगल्स का सम होगा। अब समझो, एक बार समझो, आप सोचो कि ये वाला ऊपर वाला एंगल नहीं लिया, हां बिल्कुल सही, क्योंकि आप अगर एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम देखोगे, आपके पास लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है आपके पास, और मैं यहां पर इस लाइन को क्या कर रहा हूं, मैं इसको सिंपली प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो यहां पर अगर कोई एंगल आपके पास x होगा ना, ये x एंगल आपका समेशन होगा इन दो एंगल्स का। ये प्रॉपर्टी है। तो ये वाला एंगल आप नहीं लोगे जो कि एडजेसेंट है x के, आपको तो इस x के अपोजिट वाले एंगल्स लेने हैं, वही तो कर रहा हूं। यहां पे डेल्टा है आपका, और डेल्टा के अपोजिट में यहां पर एक तो I माइनस R1 एंगल है और दूसरा आपका E माइनस R2 एंगल है। आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो कि डेल्टा आपके पास यहां पर किसके बराबर होगा, I माइनस R1 प्लस आपके पास E माइनस R2। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अभी तक कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। मैं लिख सकता हूं ना कि डेल्टा जो आपके पास होगा, देख लो, I अपनी जगह पे, E अपनी जगह पर, माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं, R1 प्लस R2 लिख रहा हूं। अब समझो, R1 प्लस R2 तो A के बराबर है, R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है। मैं लिख सकता हूं ना डेल्टा इज इक्वल टू I अपनी जगह पे, E अपनी जगह पर, माइनस यहां पर मैं A लिख रहा हूं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक कहीं पे डाउट मत होगा। अब चलो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं और अगेन मैं एक इक्वेशन जनरेट यहां पे करूंगा। उस इक्वेशन को जनरेट करने पर मैं एक पार्ट कंक्लूड कर दूंगा और उस कंक्लूजन से आप उस इंपॉर्टेंट पार्ट पे चले जाओगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले अप्लाई क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ। आप देखते जाओ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने लिखी होंगी कॉपी पे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप देखते जाओ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस मैट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, जरा पहले देख लो, इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, एयर में है, तो मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं ना 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन आई। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, यहां पर जो आपके नॉर्मल के साथ एंगल अब बन रहा है इसी मीडियम में, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसी का साइन आई आप लोगे, इनको मल्टीप्लाई करो, हो गया ना ये मीडियम खत्म। अगर आपको नहीं आता है स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, सीख लो अभी। तो यहां पर ये मीडियम हो गया ना खत्म। इट इज इक्वल टू, ये इंटरफेस किस दूसरे मीडियम के साथ जुड़ा हुआ है, इस मीडियम के साथ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखो। अच्छा, इस मीडियम में आपके नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो R2 है, तो आप यहां पे साइन R2 से मल्टीप्लाई करो। अब आप सोचोगे इस मीडियम में तो ये R2 एंगल भी बन रहा है, सॉरी, साइन R1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। अब आप सोचोगे यहां तो R2 एंगल भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बट आप एग्जैक्टली यहां पर R1 एंगल लोगे, क्योंकि R1 और I आपस में रिलेटेड है, क्योंकि आप इस इंटरफेस की बात कर रहे हो। आप स्नेल्स लॉ लिख रहे हो इस इंटरफेस के लिए। जब स्नेल्स लॉ इस इंटरफेस के लिए लिखोगे तो इस इंटरफेस पे कहीं ना कहीं नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ एक R2 एंगल एसोसिएटेड है और E एंगल एसोसिएटेड है। इन्हीं दो एंगल्स को मैं स्नेल्स लॉ में यूज करने वाला हूं। समझो मैं क्या बता रहा हूं। तो अभी तक अगर मैं बात करूं, आपका जो साइन I है, मैं बोल सकता हूं ना, इट इज म्यू टाइम्स साइन R1। इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा एक बार और देख लो। मैं लिख सकता हूं, और यहां पर आपका साइन I डिवाइडेड बाई म्यू, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू साइन R1। मैंने म्यू को नीचे ट्रांसपोज किया। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और जो आपका R1 होगा, इट इज इक्वल टू, जो आपका R1 होगा, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहां पर आपका आ जाएगा साइन I डिवाइडेड बाई म्यू। तो इसमें कहीं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका जो R1 है यहां पे, इट इज साइन इनवर्स साइन I डिवाइडेड बाई म्यू। तो अभी तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो स्नेल्स लॉ मैंने बस इस सरफेस पे अप्लाई किया ना, इस सरफेस पे अप्लाई करते हैं। जरा दूसरे सरफेस पे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मैट सरफेस 1, तो सरफेस 1। अब मैं सरफेस 2 लेने वाला हूं।
मैं सरफेस 2 लेने वाला हूं, चीजों को समझो यहां पे। सरफेस 2 के लिए अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ठीक है, पहले ये वाला मीडियम यहां पे लेने वाला हूं मैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहां पर आप देखोगे यहां पर इस इंटरफेस पर जो आपके नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है दैट इज R2, दैट इज एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस। तो आप स्नेल्स लॉ में एक तो म्यू को लोगे और R2 को लोगे। स्टाइल क्या होगा लिखने का, आप लिखोगे म्यू टाइम्स साइन ऑफ R2, इट इज इक्वल टू, अब अगला मीडियम कौन सा है, ये वाला मीडियम। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां पर नॉर्मल के साथ एंगल आपका E बन रहा है, तो आप किस किस का प्रोडक्ट लोगे, आप लोगे 1 इंटू साइन E। तो ये आपका स्नेल्स लॉ है ना। मैं लिख सकता हूं यहां पे म्यू टाइम्स साइन R2 इट इज इक्वल टू साइन E। मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा मैं लिख सकता हूं यहां पे, अब समझो, मैं लिख सकता हूं और एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो आपका जो E होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, मैं इसको लिख सकता हूं ना साइन इनवर्स, यहां पर आपके पास आ जाएगा म्यू टाइम्स साइन ऑफ R2। कहीं पे डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा R2 को कैसे आप लिख सकते हो, अब समझो समझो मैं क्या कर रहा हूं। मैं E तो अपनी जगह पे रख रहा हूं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स मैंने अपनी जगह पे रख दिया, यहां पर म्यू अपनी जगह पर है, साइन अपनी जगह पर है, मगर R2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं कोई होगा। अब देख लो यहां पर, मैं इसको पहले इरेज करता हूं, तो R2 की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हो, जरा यहां पर वापस आ जाओ। R2 की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना A माइनस R1। A इज कॉन्स्टेंट, A इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, सो आप R2 की जगह पे A माइनस R1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं ना A माइनस R1, कहीं डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब जरा फर्दर देख लो, मैं यहां पर इसको क्लोज कर रहा हूं। अच्छा R1 की जगह क्या लिख सकते हो, जरा R1 की जगह ये पुट कर सकते हो ना, मुश्किल मत है कहीं पे। तो जरा देख लो, मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू, देख लो साइन इनवर्स अपनी जगह पर रख रहा हूं, मैं यहां पे म्यू अपनी जगह पे रख रहा हूं, साइन अपनी जगह पे रख रहा हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो मैं A यहां पर अपनी जगह पे रख रहा हूं, फिर माइनस R1 जो आपके पास है, ये है ना R1 का वैल्यू, यही R1 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू। कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आप आराम से देखते जाओ, यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे एक क्वेश्चन आप देख लेना, डायरेक्टली इसी स्टाइल का पूछा गया है जेईई मेंस में, तो इसका पूरा आइडिया आपको रहना चाहिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। तो देख लो मैंने एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाला, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन बन रहा है। मुश्किल मत है अभी तक कहीं पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे R1 का वैल्यू फाइंड किया, मैंने इमर्जेंस एंगल को फाइंड किया, बट एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है, म्यू आपका कांस्टेंट है, तो आपका E यहां पे सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट पार्ट यहां पे डेविएशन, लास्ट पार्ट यहां पे डेविएशन। देख लो डेविएशन किसके बराबर होता है, जरा चेक करते जाओ। डेविएशन जो आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस कंक्लूड करने वाला हूं। डेविएशन आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो पहले मैं लिख सकता हूं डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है ना, मगर एंगल ऑफ इमर्जेंस तो हमने निकाल दिया, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस में यहां पे सब्स्टिट्यूट E की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब चेक कर लो, पहले आपके पास म्यू है, फिर आपके पास यहां पे साइन A माइनस, आप चेक कर लो साइन A माइनस, फिर आपके पास अगेन साइन इनवर्स, फिर यहां पर आपके पास साइन I डिवाइडेड बाई म्यू है। इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, फिर इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज करा, अब इस ब्रैकेट को भी मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि आपका जो डेविएशन एंगल है इट इज फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इट इज फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी कांस्टेंट है। मैं बोल सकता हूं ना कि इस इक्वेशन के स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि योर डेविएशन इज सिंपली फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो आप यहां पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इस इक्वेशन का, आप यहां पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो एग्जैक्टली इस इक्वेशन का। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इस पार्ट को यहां पे इरेज करने वाला हूं, होपफुली आपने ये सारा उतारा होगा। आप देखते जाओ, डायग्राम आपके दिमाग में होगी, आप बस देखते जाओ। तो ठीक है, अभी तक मैंने क्या कहा कि आपका जो डेल्टा है, जो डेविएशन है, ये आपका फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आप ग्राफ किस किस के पीछे प्लॉट करोगे,
डेल्टा और आई के बीच में। तो ठीक है, मैं डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं। मैं डेल्टा और आई के बीच में यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये डेल्टा आपके पास है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहां पर आई है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेल्टा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर आप डेल्टा लोगे और यहां पर आप आई लोगे, और जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ आपको मिलेगा जब आप यहां प्लॉट करोगे वो आपका इस स्टाइल का ग्राफ होगा। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ मैं बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट ग्राफ, चीजों को समझो, फिर आप एग्जैक्टली कमेंट नहीं करोगे कि ये तो एक्चुअल ग्राफ नहीं है। मैंने पहले ही बोला अप्रोक्सीमेट ग्राफ। इवन आप चेक कर लेना, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन अराउंड शायद 2013 की 2014 में आया हुआ है, पूछा गया है, तो वहां पर सिंपली ग्राफ देकर था और वो ग्राफ बराबर आपका यू शेप्ड ग्राफ ही था वहां पे। तो ये ग्राफ आपका एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इस ग्राफ को, तो ऐसे इस ग्राफ को बनाना गलत नहीं होगा। अब देखते जाओ, ये आप देख सकते हो कि यहां पर अब चीजों को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर अगर आप देखोगे कि अगर मैं किसी भी एक डिविएशन के वैल्यू को लूं, किसी भी एक डिविएशन के वैल्यू को अगर मैं यहां पे लूं, आपको यहां पर डिविएशन लेट अस सपोज डेल्टा 1 मिल रहा है। ये डिविएशन आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है। आप चेक कर लो, ये डिविएशन डेल्टा 1 आपको इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी मिल रहा है I1, और यही जो आपके पास डिविएशन है ये आपको इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी मिल रहा है। तो दिस इज योर I2। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहने का मतलब यह है कि एक डिविएशन आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम मिल रहा है। ये डिविएशन जो है ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इन एंगल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, जो कि आगे अभी पढ़ेंगे फर्दर। और एक अगर मैं बात करूं, आपको मैक्सिमम डिविएशन भी दो एंगल्स पे मिल रहा है, आपको मैक्सिमम डिविएशन भी यहां पर दो एंगल्स पे मिल रहा है। और आप ये ग्राफ और एक बार देख लो, ये ग्राफ ये जीरो एंगल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। दैट मींस जीरो एंगल पे आप डिविएशन वाला पार्ट नहीं देख रहे हो। इस रीजन में अगर मैं बात करूं, यहां पर डिविएशन का ग्राफ आपको दिख नहीं रहा है, तो यहां पर डिविएशन का ग्राफ एब्सेंट है। ये क्यों एब्सेंट है इसके बारे में भी बात कर दूंगा। अब फिलहाल के लिए इतना तो क्लियर हो गया ना कि एक डिविएशन का वैल्यू आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिल सकता है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और अब यहां पर आप इस ग्राफ को अगर थोड़ा और एनालाइज करोगे, क्योंकि मैं पहले पार्ट पे जाने वाला हूं, मैं मैक्सिमम डिविएशन की बात नहीं करने वाला हूं। मैं अभी फिलहाल के लिए यहां पर डेल्टा 1 जो आपको डिविएशन मिल रहा है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस पे मिल रहा है, मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूं। मैं डायरेक्ट जंप करने वाला हूं मिनिमम डिविएशन पे। आपको यहां पर मिनिमम डिविएशन मिल रहा है, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आपको यहां पर डेल्टा मिनिमम मिल रहा है, और इसी मिनिमम डिविएशन पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका मिनिमम डिविएशन आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट आपका डेल्टा मिनिमम है, और यहां पर आपके पास कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेट दैट बी I0। सो यहां पर आपके पास ये जो पॉइंट है दिस विल बी डेल्टा मिनिमम कॉमा I0, और ये आपका डेल्टा मिनिमम यहां पर डिविएशन है। तो अभी तक होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब ये मिनिमम डिविएशन आपके ग्राफ में जहां पर आपको मिनिमम मिल रहा है ना, ये आप डिफरेंशिएशन से भी तो हासिल कर सकते हो, डिफरेंशिएशन से भी हासिल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर अपने, आराम से सुन लो, अगर आप अपने डिविएशन को यहां डिफरेंशिएट करोगे ना इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में, दैट मींस आप पहले इवैल्यूएट किसको करो, आप यहां पर डिविएशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दैट मींस जब आप ये स्टाइल यहां पे अप्लाई करोगे और इसको इक्वेट करोगे जीरो को, आपको यहां पे मिनिमम मिल जाएगा अपने ग्राफ का। तो मैं लिख सकता हूं टू ऑब्टेन, मैं बोल सकता हूं टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ ग्राफ, आप सिंपली क्या फाइंड करोगे, आप यहां पर इस डेल्टा को, दैट मींस डिविएशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डिविएशन का रेट देखोगे कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इक्वेट करोगे जीरो के, आपको यहां पर क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ ग्राफ। और जब आप इस कंडीशन को यहां पर मैनिपुलेट करते हो और अरेंजमेंट्स कुछ करते हो, आप देखते हो कि मिनिमम डिविएशन के लिए आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ये है कि आपका जो लाइट रे है इट मस्ट पास सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। दैट मींस आपका जो लाइट रे है, दैट मींस जब मैं इस वाले पार्ट को इवैल्यूएट करता हूं ना, इस वाले पार्ट को इवैल्यूएट करने पे जो मुझे कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि प्रिज्म के थ्रू लाइट सिमेट्रिकली जानी चाहिए, तब जाके डिविएशन एंगल मिनिमम होगा। एक बार और कहता हूं,
ये जो आपके पास कंडीशन है, जब आप इसको इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट करने पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि अगर आपको मिनिमम डेविएशन एंगल चाहिए, मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए आपकी लाइट को प्रिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है? सिमेट्रिकली का मतलब यह है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। दिस इज सिमेट्रिक नेचर। और सिंस मैंने यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट कहा ना मिनिमम डेविएशन के लिए, तो आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है तो दोनों ग्राफ के हिसाब से किसके बराबर लेने पड़ेंगे? आई नॉट के बराबर लेने पड़ेंगे। मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, और एक चीज देख लो, आपका R1 जो है वो R2 के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका लाइट आप बोल सकते हो कि वो आपके प्रिज्म के थ्रू सिमेट्रिकली जा रहा है, और तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका क्या आ रहा है? मिनिमम डेविएशन आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, R1 आपके R2 के बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आके आपका एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका लाइट का कौन सा नेचर आपको देखने को मिल रहा है थ्रू द प्रिज्म? सिमेट्रिक नेचर। तो यहां पर आपको सिमेट्रिक नेचर देखने को मिल रहा है, सिमेट्रिक नेचर आपको देखने को मिल रहा है। मुश्किल मत है कहीं पे। अब अभी आपने रिलेशन पढ़ा R1 प्लस R2 इट इज इक्वल टू A, ये अभी हमने रिलेशन पढ़ा, आपने लिखा होगा कॉपी पे। अब यहां पर R1 और R2 बराबर है, मैं इसको R के बराबर ले रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना ट्वाइस R इज इक्वल टू A, या मैं यहां पे बोल सकता हूं ना आपका R जो है वो A/2 के बराबर है। ये मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, बहुत आसान है। तो एक बार और देख लो, मैंने डायरेक्टली स्नेल्स लॉ से यहां पे स्टार्ट किया, मैं अभी स्नेल्स लॉ और लेने वाला हूं, आप खुद चेक कर लेना। तो हमने स्नेल्स लॉ से स्टार्ट किया, बिल्कुल सही, स्नेल्स लॉ से स्टार्ट किया। तो मैंने पहले यहां पर R1 एंगल को इवैल्यूएट किया, फिर मैंने यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस को लिखा बट इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर मैंने डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया। डेविएशन एंगल किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बार और, एंगल ऑफ जो आपके पास डेविएशन एंगल होता है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपके एयर वाले एंगल्स, क्योंकि एयर में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, इमर्जेंस एंगल भी एयर में ही बनता है, एयर वाले एंगल्स, और फिर माइनस क्या करते हो? एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल आप सबट्रैक्ट कर लेते हो। तो वहां पर आपने देखा कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस वहीं पे रखा, ए आपका प्रिज्म एंगल कांस्टेंट होता है, ई की जगह पर मैंने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया, और इसको सॉल्व करने पे पता चला कि आपका जो डेविएशन है इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने ग्राफ प्लॉट करा, मैंने इसका यहां पर अप्रॉक्सीमेट ग्राफ प्लॉट यहां पे किया, और देखने को क्या मिला? देखने को मिला कि एक ही डेविएशन आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिल सकती है, रादर मिलती है। और एक चीज ये पता चला कि मिनिमम डेविएशन भी यहां पर आपको मिल रहा है ग्राफ में। कहने का मतलब जब आप यहां पर डिफरेंशिएट करोगे ना डेविएशन को विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको पुट करोगे ना जीरो के बराबर, आपको यहां पर मिनिमम मिलेगा अपने ग्राफ का, रादर आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और वो कंक्लूजन क्या था कि मिनिमम डेविएशन के लिए आपका जो यहां पे लाइट है वो आपके प्रिज्म के थ्रू क्या जाना चाहिए? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली तो कह दिया, कहने में बहुत आसान है, मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए, दैट इज योर सिमेट्रिक बिहेवियर। आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए, दैट इज योर सिमेट्रिक बिहेवियर ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट ये है कि अब हमने यहां पर देखा कि आपका I और E जो है वो I नॉट के बराबर है, बिल्कुल सही। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास यहां पर फॉर एग्जांपल जो R एंगल है उसको आप A/2 के स्टाइल में लिख सकते हो, अगेन बिल्कुल सही है। अब लास्ट पार्ट यहां पे आपका डेविएशन एंगल रहता है, और मिनिमम डेविएशन एंगल को इवैल्यूएट करना रहता है। तो आप देखते जाओ, मैं स्नेल्स लॉ को ही यूज करने वाला हूं। तो चलो इक्वेशंस देखते हैं। तो इस स्नेल्स लॉ को यहीं पे रखता हूं, इस स्नेल लॉ को यहीं पे रखता हूं, इसको तो यूज करेंगे, लिखा है ना हमने, तो आपको पता है कि आया कहां से, तो ये आपको पता है कि कहां से आया, तो मैं यहीं पे रख रहा हूं, इसी को मॉडिफाई करने वाला हूं। आप देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ। डेविएशन एंगल किसके बराबर होता है? जरा डेविएशन एंगल देखते हैं। आपका जो डेविएशन एंगल है इट इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, बिल्कुल सही। मिनिमम डेविएशन एंगल किसके बराबर होगा? अब देख लो, ये तो डेविएशन है, बट अब मैं बोल रहा हूं मिनिमम डेविएशन एंगल किसके बराबर होगा, तो आप डेल्टा मिनिमम लिख दोगे। मिनिमम डेविएशन में आपको I की जगह पे I नॉट लिखना होगा, E की जगह पर भी आपको I नॉट लिखना होगा, समझ में आ रहा होगा, माइनस A की जगह पे आपको R/2 लिखना होगा। बहुत सही, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जरा फर्दर देखते हैं, मैं यहां पर बोल सकता हूं ना कि आपका जो डेल्टा मिनिमम है, सॉरी, ए की जगह पर आप यहां पे ट्वाइस R लिख सकते हो, तो मैंने यहां पे R/2 लिख दिया, सो ए की जगह पर आप यहां पे ट्वाइस R लिख सकते हो।
तो बिल्कुल सही, तो कहीं पे डाउट नहीं होगा अभी तक। चलो फर्दर मैं यहां पे देखता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं ना इट इज इक्वल टू, या चलो ए की जगह पर ए ही लिख देते हैं, क्योंकि ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, आर आपका रिफ्रैक्शन एंगल है, तो यूजुअली आपको एंगल ऑफ प्रिज्म देकर होता है ना, तो चलो मैं यहां पर ए ही लिखता हूं। सो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस आई नॉट माइनस ए। अब इस ए को यहां ट्रांसपोज कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो मिनिमम डेविएशन, और यहां पर आप प्लस ए लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट, और आप यहां पर आई नॉट का वैल्यू अगर इवेलुएट करोगे इट विल बी सिंपली डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आई नॉट आ गया। अब देख लो ये स्नेल्स लॉ है ना, इस स्नेल्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देख लो कैसे, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना फॉर स्मॉल एंगल, या सॉरी फॉर मिनिमम डिविएशन, तो फॉर मिनिमम डिविएशन इसको कैसे आप मॉडिफाई करोगे, फॉर मिनिमम डिविएशन आप इसको कैसे मॉडिफाई करोगे, आप साइन अपनी जगह पे रखोगे, मगर आई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, आई नॉट लिखना पड़ेगा। म्यू अपनी जगह पे रखोगे, मगर R1 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन। R1 किसके बराबर होता है, R2 के बराबर। R1 आपका R2 के बराबर होता है, R1 R2 के बराबर होता है, दोनों को R के बराबर लिया, और ये R किसके बराबर होता है, A/2 के बराबर। कहने का मतलब R1 की जगह पर आप यहां पे A/2 लिख दोगे, और मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा आई नॉट का वैल्यू अभी इवेलुएट किया ना डिविएशन की मदद से, तो आप यहां पर लिख सकते हो ना साइन, और आई नॉट की जगह पर क्या आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन A/2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, बट इसको मॉडिफाई करके भी मैं लिखूंगा और आपको मेमोराइज करवा दूंगा, बट फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इस फॉर्मूला में आपका मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या आपको कहीं पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है। ये पूरा जो आपके पास आर्ग्यूमेंट है ना, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा आर्ग्यूमेंट दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देख लो इस इक्वेशन को जब आप देखते हो ना, कोई पूछता है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं पे दिख रहा है, बोलते हो नहीं यहां तो मिनिमम डेविएशन दिख रहा है, ए दिख रहा है, म्यू दिख रहा है, बिल्कुल सही, वो सही आप बोल रहे हो। बट अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से इस इक्वेशन को जानोगे ना, आप देखोगे कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, पूरा आर्ग्यूमेंट, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा फर्दर एक बार देख लो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, या आप एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस भी बोल सकते हो, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर होते हैं जब आप लाइट का सिमेट्रिक नेचर स्टडी करते हो। तो मुश्किल मत है कहीं पे। तो कहने का मतलब यह है कि इस इक्वेशन में आपका मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसी इक्वेशन पे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इवन मैं जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रिज्म पे बनाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे ना, मैं उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने वाला हूं, ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देखना खुद से फिर कि कितनों में ये इन्वॉल्व आपका फॉर्मूला हो जाएगा, कितनों में ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। अलग अलग आपके यहां पे तरीके बन जाएंगे, अलग अलग स्टाइल आ जाएंगे क्वेश्चंस के, मगर बेस तो सेम रहने वाला है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, यही यूज होने वाला है। अब यहां पर इसको मेमोराइज कैसे करें, आप देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं ना म्यू को निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में यूजुअली आपको पूछा जाता है कि आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। कैसे निकालोगे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप म्यू को लिख सकते हो ना, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। अब जरा देख लो कैसे याद रखोगे, म्यू इज इक्वल टू साइन बाई साइन स्टाइल, याद रहेगा ना, म्यू इज इक्वल टू ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, मुश्किल मत है कहीं पे। अब नीचे साइन में A/2 है, ऊपर भी साइन में A/2 है ना, बट ऊपर वाले साइन के आर्ग्यूमेंट में आपको A को बस ऐड करना है डेल्टा मिनिमम, बाकी सेम आपको दिख रहा है ऊपर नीचे। तो याद रहना चाहिए, ये तो बहुत आसान तरीका याद रखने का। तो कभी भी मिनिमम डेविएशन की बात करें ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में क्या पहले लिखोगे, साइन A/2, नीचे भी क्या आएगा, साइन A/2, मगर ऊपर वाले जो साइन है ना, उसमें आप A को ऐड क्या करोगे, A को ऐड करोगे मिनिमम डेविएशन। बाकी आपको अब इतना तो क्लियर होगा, कॉस वगैरह कहीं है नहीं, इतना तो क्लियर होगा, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, ऊपर भी A/2 है नीचे भी A/2 है। बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस 2 और 2 को कैंसिल करते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स है साइन के। तो आर्ग्यूमेंट्स को आप यहां पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, 2 और 2 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहां पे देख लो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मेमोराइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज करोगे।
इसको आप मेमोराइज करोगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होना चाहिए। अब आप सोचोगे ठीक है एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, कितना छोटा लेंगे? तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होना चाहिए लेस देन 10 डिग्री। तो अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री तक है ना, तब तक आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। इवन अगर मैं पूरी अच्छी तरीके से बात करूं, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है एक, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहां तक अप्लाई होता है, 30 डिग्री तक अप्लाई होता है। तो जब तक आपके ये आर्ग्यूमेंट्स, जब तक ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स आपके लेस देन 30 डिग्री है ना, तब तक आप यहां पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? लेस देन 30 डिग्री, तब तक आप यहां स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मिनिमम डेविएशन आपका चलो जी 6 डिग्री है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म लेट अस सपोज आपका यहां पे 10 डिग्री है, लेट अस सपोज 10 डिग्री, ये तो बन जाएगा 16/2। 16/2 कितना होता है? 8। 30 से लेस है ना 8 डिग्री, तो आप यहां पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं लेट अस सपोज मैं मिनिमम डेविएशन 15 ले रहा हूं, मैं एंगल ऑफ प्रिज्म भी 15 ले रहा हूं, 15 + 15 30 हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आपके पास होता है? 15। 15 भी है ना लेस देन 30। तो जब तक आपके साइन के आर्ग्यूमेंट्स लेस देन 30 होंगे, तब तक आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। बट आपकी बुक्स में क्या लिखा होता है कि जब तक आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना वो 10 डिग्री से छोटा छोटा होगा, आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू क्या निकाल सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डीविएशन निकाल सकते हो। चलो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूं, मैं लिख सकता हूं ना म्यू अपनी जगह पर, और आपको पता है कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। अब साइन मत दिख रहा है आपको, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो सकता है, मुश्किल मत है कहीं पे। आप देख सकते हो यहां पर कि आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। इस ए को आप म्यू की जगह पे ट्रांसपोज करो, तो आपका जो म्यू ए है ये किसके बराबर आ जाएगा? म्यू ए को यहां पर म्यू की जगह ट्रांसपोज करो, म्यू ए किसके बराबर आएगा? डेल्टा मिनिमम फिर प्लस आपका ए आ जाएगा। इस ए को यहां ट्रांसपोज करो, आपका डेल्टा मिनिमम जो आपको वैल्यू मिलेगा, इट इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, विच इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू माइनस 1। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैंने अभी डिस्पर्शन नहीं पढ़ा, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, जो कि मैं आगे जाके एक इंडिविजुअल टॉपिक लेने वाला हूं लेंसेज के बाद, क्योंकि वहां पर फिर हम डिस्पर्शन देखते हैं लेंसेज की वजह से भी, हम डिस्पर्शन देखते हैं प्रिज्म की वजह से, हम क्रोमैटिक एब्रेशंस वगैरह देखते हैं, हम स्फेरिकल एब्रेशंस वगैरह देखते हैं। तो उस पूरे टॉपिक में आप देखोगे जब भी मैं प्रिज्म की वहां पे बात करूंगा ना, तो प्रिज्म में जब भी मैं डेविएशन की बात करूंगा, वो ए टाइम्स म्यू माइनस 1 का स्टाइल वहां पे बात करूंगा, उस स्टाइल में। तो आपको इस इक्वेशन को भी मेमोराइज करना होगा। तो मैंने तो सारा आपके वीडियो में पूरा बता दिया कि कहां कहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने नोट्स लिए होंगे, इन नोट्स को और एडअप करते जाओ। आपके जो टेक्स्ट बुक वगैरह में जो कुछ पॉइंट्स अगर मैंने कुछ स्किप किया होगा, उसको एडअप करते जाओ। और फाइनली जब आप एक बार रिवाइज करोगे ना, पहले पूरा रिवाइज करो, जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे, इन्हीं नोट्स से आप सिंपली शॉर्ट नोट जनरेट करो, और वही शॉर्ट नोट्स को फिर आपको एंड तक एग्जाम तक करना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो। तो फिलहाल के लिए ये तो पूरा मिनिमम डेविएशन पे बात हो गई, पूरा मिनिमम डेविएशन हमने यहां पे कवर किया। दूसरा क्या है आपका? मैक्सिमम डेविएशन। तो चलो मैक्सिमम डेविएशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अब आपका होने वाला है मैक्सिमम डेविएशन का। अब आप देखते जाओ, मैक्सिमम डेविएशन को स्टडी करने से पहले, उसका डिस्कशन लेने से पहले, मैं एक पॉइंट पहले रिपीट करने वाला हूं जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है। अगर आपके पास एक इंटरफेस है, अब इंटरफेस आपके रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करेगा, तो आपको पता है कि रेयरर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है। अगर आपका लाइट गेज करेगा इंटरफेस को बट फ्रॉम द रेयरर मीडियम, तो लाइट देख लो, लाइट गेज करने वाला है मगर फ्रॉम रेयरर मीडियम, तो लाइट आप देख रहे हो कि गेजिंग फैशन में जा रहा है, और लाइट गेज कर रहा है किस मीडियम से? रेयरर मीडियम से। तो जब ये स्ट्राइक करेगा ना आपके इंटरफेस को, आपका लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, आपकी लाइट चली जाएगी, मगर आपके क्रिटिकल एंगल थीटा सी पे। अगेन अगर आप स्नेल लॉ अप्लाई करोगे, आपके पास इस मीडियम में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां पर एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि यहां पर आपका लाइट जो है वो आपके सरफेस को गेज कर रहा है। तो आप यहां पे 1 इंटू साइन 90 लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा सी बन रहा है, तो साइन थीटा सी आ जाएगा। साइन 90 आपका होता है ना 1 के बराबर, कहने का मतलब आपका म्यू टाइम्स साइन थीटा सी जो होगा वो आपका 1 के बराबर आएगा। तो थीटा सी आप यहां पे निकाल सकते हो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू।
तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बस ये पॉइंट मैंने यहां पे रिपीट किया, पेन डाउन कर लो कहीं पे, देख लो कि यही पॉइंट अब यहां पर यूज करने वाले हैं। अब समझो यहां पर आपके पास, यहां पर आपको पता है कि ये ग्राफ जो है ये आपने प्लॉट किया था डीविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, क्योंकि आपका जो डीविएशन था वो डिपेंड कर रहा था सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जो कि अभी आपने वीडियो में कुछ देर पहले देखा था। फर्दर मिनिमम डीविएशन की हमने बात की। मिनिमम डीविएशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंस बराबर होते हैं और आई नॉट के बराबर होते हैं, और जो आपके पास R1 दैट मींस रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस के बराबर होता है, और दोनों का वैल्यू आपका यहां पर a/2 के बराबर होता है। तो ये चीज हमने देखा हुआ था। अब अगर मैं फर्दर बात करूं, मिनिमम डीविएशन तो हमारा हो गया, अब मैं मैक्सिमम डीविएशन की बात करता हूं। मैक्सिमम डीविएशन आप देख रहे हो कि आपको मैक्सिमम डीविएशन यहां पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिल रहा है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका छोटा है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहां पर छोटा है, एंड दिस इज I1। मगर कितना छोटा है, जीरो तो नहीं ना है, ये I1 जीरो के बराबर तो नहीं ना है, तो दैट मींस I1 आपका छोटा है, आपको तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, I1 को आप ढूंढना पड़ेगा, बट यहां पर आपको I1 नहीं पता। तो ये चीज आप दिमाग में रखो। जरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यहां पर आपके पास ये वैल्यू भी तो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस का, मगर ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, क्योंकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस में आगे जा रहे हो, आई बढ़ रहा है यहां पे, तो यहां पर आपको आई बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं I2 लिख रहा हूं, यहां पर मैं I2 लिख रहा हूं। अब समझो, अगर मैं यहां पे एक प्रिज्म लूं, ठीक है, मैंने यहां पे प्रिज्म ले लिया, और यहां पर मैं, अब समझो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहां पर मैं सिंपली इंसिडेंट रे ले रहा हूं और यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। अब नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे जो है वो कितना एंगल बनाएगा आपका यहां पे, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I। अब समझो, मुझे सिर्फ समझाना है यहां पे। अब देख लो, अगर आप इस रे को थोड़ा ऊपर ले जाओगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा, दैट मींस आप छोटे वैल्यू की तरफ जा रहे हो। बट आपको पता है कि छोटे वैल्यू की तरफ जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि I1 आपको नहीं पता। अगर आप छोटे छोटे वैल्यूज लेते भी जाओगे ना, तो ये I1 वाला जो पार्ट है, आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर आप I को बढ़ाते जाओगे, कितना बड़ा कर सकते हो ये तो जान सकते हो ना। कहने का मतलब, अभी अगर आपके पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप इस रे को थोड़ा नीचे कर दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा। आप चेक कर लो, अगर मैं इस रे को थोड़ा सा नीचे कर दूं, आप देख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहां पे बढ़ गया। अच्छा, और थोड़ा नीचे जरा कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, और आप देख सकते हो कि यहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास चला जा रहा है, बराबर सेम फैशन हो रहा है, सेम फैशन या सेम स्टाइल फॉलो हो रहा है यहां पे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब देख लो, यहां पर आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है, ये आपके मैट सरफेस को गेज कर रहा है ना, ये मैट सरफेस को गेज कर रहा है ना, और जब आपका इंसिडेंट रे मैट सरफेस को गेज करेगा, तो दैट मींस तब आपका इंसिडेंस एंगल सबसे मैक्सिमम होगा, वो I2 के बराबर होगा ना। जब आपका एग्जैक्टली आपको I2 मिल गया, I2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डीविएशन। दैट मींस मैक्सिमम डीविएशन का पहला कंडीशन जो मैक्सिमम डीविएशन का है, दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। दैट मींस आप लाइट को, इंसिडेंट रे को आप यहां पर मैट सरफेस के को गेज कराओगे, और ग्रेज करने पे आप देखोगे कि आपका डीविएशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो दैट मींस पहला आपके पास क्या होने वाला है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। दैट मींस आपका लाइट जो है वो ग्रेज करना चाहिए मैट सरफेस को, इंसिडेंट रे जो है वो गेज करना चाहिए मैट सरफेस को, तब जाके आप देखोगे आपको मैक्सिमम डीविएशन मिलेगा। मैं रे डायग्राम्स अभी दिखाऊंगा आपको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है ना, वो इंटरचेंजेबल होते हैं। अब ये चीज पहले मैं समझाता हूं, और फिर फाइनली हम मैक्सिमम डीविएशन के सारे फॉर्म अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले चीजों को समझो, फिर मैं लास्ट में सारा यहां पर लिख दूंगा और आप उसकी नोट्स वगैरह ले सकते हो। तो ठीक है, अब आप देखते जाओ। अब अगर मैं यहां पर मैक्सिमम डीविएशन की तो मैं बात कर रहा हूं, बट उससे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर, ये आपके पास यहां पे इंसिडेंट रे है, तो ठीक है, आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, लाइट यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। अब यहां पर अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, और लाइट यहां पे इमर्ज हो जाएगी, ऐसे कुछ। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट इट बी 30 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, लेट इट बी 40 डिग्री। मुझे कोई इश्यू नहीं है इसमें, मैंने खुद से यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 ले लिया,
और मैंने एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे 40 ले लिया, तो मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ पे ले लिए। अब समझो यहाँ पर अगर मैं इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करूं, यहां पर अगर मैं इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करूं और अगर मैं इस इमर्जेंट रे को भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, आप देखोगे कि यहां पर जो आपको एंगल मिलता है ना, दैट इज योर डेविएशन एंगल, लेट इट बी डेल्टा। मुश्किल मत है कहीं पे। अब देख लो, ये तो मैंने एक सिनेरियो ले लिया, चलो मैं सेम प्रिज्म लेता हूं, मैं सेम प्रिज्म यहां पे ले रहा हूं, आप देखते जाओ, मैं सेम प्रिज्म यहां पे लेता हूं। तो मैंने सेम प्रिज्म ले लिया, लेट अस सपोज। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं लाइट को इंसिडेंट करने वाला हूं बट एट एन एंगल 40 डिग्री। मैं लाइट को इंसिडेंट करने वाला हूं यहां पे बट एट एन एंगल 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर मैं कितना ले रहा हूं, मैं 40 डिग्री ले रहा हूं। कोई इश्यू नहीं है, बस मैं सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूं, आप देखते जाओ। लाइट यहां पे बेंड होगी, अगेन आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, अगेन आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पर आपकी लाइट जो है वो इमर्ज हो जाएगी और आप क्या देखोगे यहां पे कि लाइट जो इमर्ज होगी ना वो 30 डिग्री एंगल पे होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देख लो स्टार्टिंग में आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 रखा था, जब 30 रखा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस एंगल 40 बन गया। बट जब आपने यहां पर इंसिडेंट एंगल 40 लिया, इमर्जेंट एंगल 30 बन गया। दैट मीन्स आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है, दे आर इंटरचेंजेबल, वो इंटरचेंज कर रहे हैं एक दूसरे की पोजीशन को। अब समझो लास्ट पार्ट, अगेन अगर मैं यहां पर इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करूं और अगर मैं इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, यहां पर अगेन आपको क्या मिलेगा, डेविएशन एंगल, और ये डेविएशन एंगल सेम डेल्टा होगा। तो डेविएशन क्या प्रोड्यूस हो रही है, सेम प्रोड्यूस हो रही है, यही तो था ना। आप समझो यहां पर अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आपके पास ये डेविएशन है, आप समझो अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यही डेविएशन डेल्टा मैं यहां पर ले रहा हूं, ये डेल्टा डेविएशन आपको इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगा और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगा। अब समझो यहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, जरा चेक कर लो, 30 डिग्री लेट अस सपोज, मगर इमर्जेंस एंगल कितना आ गया था, 40 डिग्री। मैं एग्जाम्पल वाइज समझा रहा हूं, एग्जाम्पल वाइज समझा रहा हूं, एक्यूरेसी नहीं होगी मेरे ग्राफ में, ये चीज आप टेक केयर करना उसका। तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो इमर्जेंस कितना है, 40, बिल्कुल सही। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस था, बट हम तो इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, इमर्जेंस की बात नहीं हो रही है। अब आपने अगर इंसिडेंट एंगल 30 से 40 कर दिया, तो चलो वो आपके पास यहां पर आप देखोगे कि आपको 40 डिग्री यहां पर लेना पड़ेगा। ये आपका 40 डिग्री यहां पर आई होगा और इमर्जेंट एंगल आपके पास 30 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, देख लो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30, तो यहां पर 30 के लिए आपको डेविएशन डेल्टा मिला। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इमर्जेंस के बराबर कर दोगे, 40 के बराबर कर दोगे, अगेन आपको यहां पर क्या मिलेगा, अगेन आपको यहां पर डेल्टा मिलेगा। होपफुली मैंने पॉइंट यहां पर क्लियर करा होगा। तो यहां पर छोड़ दो, यहां पर पूरा फोकस करो। आपने यहां पर इंसिडेंट 30 दिया था, इमर्जेंस 40 आया, आपने इंसिडेंस को 40 करा सेम प्रिज्म के लिए, इमर्जेंस कितना आ गया, 30 आ गया। दैट मींस आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। और एक पॉइंट मैं कहूंगा, डेविएशन यहां पर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अब समझो यहां पे, समझो यहां पर, ठीक है, आराम से देखते जाओ। ये वाला पार्ट मैं रब करता हूं यहां पे, आप देखते जाओ। यहां पर आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने कितना ले लिया, 90 ले लिया, तो ठीक है, इसको आपने क्या कहा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले लिया, 90 ले लिया ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस, तब आपको क्या मिला, मैक्सिमम डेविएशन। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, कुछ ना कुछ इमर्जेंस एंगल होगा ना, लेट दैट बी ई। यहां पर आपको अगर देखोगे, यहां पर आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंटरचेंज करना है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90, तो इंसिडेंस 90, इमर्जेंस ई के बराबर। यहां इस पॉइंट के लिए आपको इनको इंटरचेंज करना होगा। कहने का मतलब यहां पर आपका इंसिडेंस जो होगा वो इमर्जेंट एंगल ई के बराबर होगा, और जो आपका इमर्जेंस एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इमर्जेंस एंगल 90 डिग्री, दैट मींस आपका जो इमर्जेंट रे होगा ये आपके मैट सरफेस को गेज करेगा। इसको आप गेजिंग इमर्जेंस बोल सकते हो।
इसको आप ग्रेजिंग इमर्जेंस बोल सकते हो। तो फाइनली यहां पर भी आपको डेल्टा क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अब आप सोचोगे कि इन एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए क्या, ये ना ये वाले रीजन में यहां पर TIR हो सकता है, यहां पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये पार्ट अब आपको टेक केयर करना होगा। अब फिलहाल के लिए मैंने तो थोड़ा आपको आइडिया दे दिया, एक बार और सुन लो। आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये आपको पता है, और आपको सेम डेविएशन देते हैं। अभी सेम डेविएशन किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम डेविएशन की। मैक्सिमम डेविएशन यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने I2 को पहले पकड़ा, मैंने I2 पे देखा कि आपका इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है, इमर्जेंस एंगल कुछ भी E रख दो, ठीक है ना। अब यहां पर सेम डेविएशन के लिए आपको इन वैल्यूज को इंटरचेंज करना होगा। जब आप इन वैल्यूज को इंटरचेंज करोगे, आपका इंसिडेंट एंगल E के बराबर आएगा, और जो आपका यहां पर इमर्जेंस एंगल है वो अब आप यहां पर 90 लोगे, क्योंकि आपको इंटरचेंज करना है ना यहां पे वैल्यूज को। जब आपका इमर्जेंस एंगल 90 डिग्री के बराबर आ गया, दैट इज ग्रेजिंग इमर्जेंसी। यहां पर भी मैक्सिमम डेविएशन, ग्रेजिंग इंसिडेंस, यहां पर भी मैक्सिमम डेविएशन। और फाइनल पार्ट अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इन्हीं मैक्सिमम डेविएशंस का रे डायग्राम है, और साथ साथ में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द प्रिज्म की बात करने वाले हैं। आप देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप देखते जाओ। तो ठीक है, फॉर मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला आपके पास होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये देख लो, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होगा कि आपका लाइट रे कुछ इस तरीके से गेज कर रहा होगा इंटरफेस को। तो ठीक है, तो आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। अब समझो यहां पे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब आपका लाइट रे गेज करेगा ना फ्रॉम रेयर मीडियम, तो यहां पर आपका लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मगर किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे। तो आपका यहां पे प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, लाइट रे यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही। मगर ये एंगल अब आप सिंपली क्या लोगे, आप इसको क्रिटिकल एंगल के बराबर लोगे, ये आपका θc होगा। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मुश्किल मत है कहीं पे। जरा फर्दर देख लो, फर्दर देख लो। यहां पर मैं ये वाला यहां पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। तो नॉर्मल जब मैंने ड्रॉ किया, यही आपका सेकंड एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस जो बनने वाला है। लेट अस एज्यूम कि वो आपके पास अब यहां पर R है, रादर R2 में लेता हूं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब लाइट रे यहां पर इमर्ज भी हो सकती है, वो TIR भी दिखा सकती है, TIR का कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। तो यहां पर फिलहाल के लिए लाइट रे यहां पर इमर्ज भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ इमरजेंस एंगल आपको मिल जाएगा। या तो आपका लाइट रे क्या करेगा, वो TIR दिखाएगा। अभी TIR का केस मैं नहीं लूंगा। तो ये आपका सिनेरियो बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या क्या आपको पता है, जरा समझो। अब मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर होगा। पता है ना आपको। आपको यह पता है कि आपका जो R1 है वो सिंपली आपका θc क्रिटिकल एंगल के बराबर, विच इज साइन इनवर्स 1/μ। बहुत सिंपल है, हो गया दूसरा पार्ट। आपको R2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म आपको देकर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एंगल ऑफ प्रिज्म आप A रख दो, आपका जो R2 होगा वो सिंपली आ जाएगा A माइनस R1। आप एक वैल्यू तो पता होता है, माइनस R1 की जगह पे लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/μ। तो ये हो गया। एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल सकते हो ना, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ के हिसाब से म्यू टाइम्स साइन R2 किसके बराबर होगा, 1 टाइम्स साइन E। तो साइन E आपका निकल जाएगा, मैं लिख सकता हूं ना, E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये म्यू टाइम्स साइन R2 आ जाएगा। और R2 का वैल्यू आपने पहले ही निकाल दिया है, आपने R2 का वैल्यू पहले ही निकाल दिया, इमरजेंस एंगल निकल गया। ऐसे आप मैक्सिमम डेविएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, इन्हीं पे फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इन्हीं पे फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और कुछ भी नया नहीं होता है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगेन अगर आपको क्रिटिकल एंगल सीधे पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, आप R2 निकाल सकते हो। R2 पता चल गया, यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, हो गया, E आपका निकल जाएगा। I निकालने की जरूरत है नहीं, I निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सीधे किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। दूसरा पार्ट जो आपका यहां पर होता है, दैट इज ग्रेजिंग इमर्जेंस। दूसरा पार्ट आपका यहां पर जो होगा, दैट विल बी ग्रेजिंग इमर्जेंस।
अच्छा, अगेन मैं यहां पर एक क्या प्रिज्म लेने वाला हूं, अगेन मैं यहां पर एक प्रिज्म लेने वाला हूं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब लाइट रे यहां पे इंसिडेंट होने वाली है किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आई पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे यहां पे क्या करेगी, वो यहां पर बेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहां पर R1 एंगल मिल जाएगा। तो किसी को डाउट होगा नहीं, तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, ये R1 आपके पास है। अगेन यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं, अगेन यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं, आप देखते जाओ। अब आपको पता है कि इमर्जेंट रे गेज करने वाली है, तो चलो इमर्जेंट रे को गेज कराते हैं। तो मैंने गेज करा है ना। अच्छा, आपका इमर्जेंट रे कब गेज करता है, जब आपका ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। आपको पता है ना, क्योंकि जब आप लाइट को क्रिटिकल एंगल पे ले जाते हो तब भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है, तब भी लाइट आपका बेंड करती है, मगर किस एंगल पर, 90 डिग्री पर। दैट मींस क्रिटिकल एंगल पर लाइट मैक्सिमम आपका बेंड करती है, 90 डिग्री बेंड करती है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल ही लेना पड़ेगा। सिमेट्री देखो क्या फॉलो हो रही है, सिमेट्री कितने अच्छे तरीके से फॉलो हो रही है। बट यहां पर यह बात है कि यहां पर आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो 90 डिग्री है, जो आपका यहां पर एंगल ऑफ सेकेंड इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अच्छा, आप यहां पे R1 निकाल सकते हो, यहां पर आपका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ प्रिज्म A होगा ना। सो अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म A है तो आप A में से माइनस क्या कर दोगे, R2, या आप सिंपली लिख सकते हो A में से माइनस कर दोगे क्रिटिकल एंगल, वही आपका क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। अच्छा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ, वो अब आप पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपका जो R1 है दैट विल बी A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। अगर मैं फर्दर बात करूं, यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। स्नेल्स लॉ के हिसाब से 1 टाइम्स साइन I इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1, और R1 का वैल्यू पता है ना आपको, तो यहां से आपका म्यू का वैल्यू पता है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम डेविएशन का, ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है, मैक्सिमम डेविएशन का है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने मिनिमम डेविएशन की बात की, मैंने मैक्सिमम डेविएशन की बात की। अच्छा, मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि आपको कोई ना कोई एंगल 90 लेना है, कोई ना कोई एंगल क्रिटिकल एंगल लेना है, आपको एग्जैक्टली वहां पर क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तभी जाके तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको क्या होता है, आपको वहां पे फॉर एग्जांपल ये देकर ही नहीं होता है क्रिटिकल एंगल, तो आप सोचते हो ठीक है प्रिज्म का क्वेश्चन है, मगर यहां पर तो R1 या R2 देकर ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो वहां पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं देकर होता है, तो आप सोचते हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। नहीं, क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम डेविएशन बोल रहा है निकालने को। अगर मैक्सिमम डेविएशन निकालना है, आपको खुद से एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी कभी 90 लेना पड़ेगा, खुद से एंगल ऑफ इमर्जेंस कभी कभी 90 लेना पड़ेगा, खुद से कभी R1 खुद से कभी R2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप यूज करते हो ना, तो इवेंचुअली आपका प्रिज्म टॉपिक पे होल्ड आ जाता है। अब कंक्लूड करने से पहले मैं TIR की बात करता हूं। अब समझो यहां पे अगेन मैं प्रिज्म लेता हूं, चलो ग्रेजिंग इंसिडेंस की मैं बात करता हूं। ये आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ये आपका 90 डिग्री होगा। लाइट रे बेंड हो जाएगी क्रिटिकल एंगल पे। अब आप चाहते हो कि कोई भी लाइट रे इमर्ज ना हो, तो क्या होना चाहिए, TIR। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपके पास, मैं अगेन एक नॉर्मल पहले ड्रॉ करता हूं, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पर आपके पास एंगल क्या बन रहा है, R2। ये एंगल आपका यहां पे R2 है, तो आपका R2 जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इक्वल टू नहीं। अगर अब मैं यहां पर R2 को इक्वेट करूं ना क्रिटिकल एंगल के, तब तो गेजिंग इमर्जेंस यहां पे फिर बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो यहां पे R2 है ये क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके TIR हो जाएगा। अब समझो, आराम से देखते जाओ। यहां पर अगर आपके पास जो R2 का वैल्यू है, अगर एक क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, आपकी लाइट रे रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और यहां पर जो आपका एंगल होगा, यहां पर जो आपका एंगल होगा वो आपके पास सिंपली R2 के बराबर ही होगा। तो दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे बिकॉज यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। अब और एक बात अगर मैं यहां पे ये कहूं कि अगर आपका R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तभी मैं बोल सकता हूं ना कि आपके पास TIR होगा। दिस इज कंडीशन फॉर TIR। चलो थोड़ा सा मॉडिफाई, इतना हो गया, बस मुझे कुछ और बोलना ही नहीं है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हो गया। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो ना। देख लो, आपको पहले ही पता है कि R1 प्लस R2 जो आपके पास है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, तो R2 की जगह पर आप लिख सकते हो ना A माइनस R1 इसी प्रॉब्लम के लिए। तो लिख दो, आप लिख दो A माइनस R1, इट हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगेन दिस इज कंडीशन फॉर TIR। मगर आपको पता है कि यहां R1 का वैल्यू थीटा सी है बिकॉज गेजिंग इंसिडेंस आप ले रहे हो, तो कहने का मतलब आपको A माइनस थीटा सी लिखना पड़ेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगेन दिस इज कंडीशन फॉर TIR। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं ना A हैज टू बी ग्रेटर देन ट्वाइस थीटा सी, दिस इज कंडीशन फॉर TIR। मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं। अब देख लो, यहां पर कहने का मतलब यह है कि एंगल ऑफ प्रिज्म हैज टू बी ग्रेटर देन ट्वाइस साइन इनवर्स 1 by mu, and this is condition for TIR। बहुत सारी बुक्स पे ये कंडीशन देकर होता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। एक्चुअल में उसने क्या किया होता है, उसने यहां पे R2 एंगल लिया, R2 आपका अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी होता है ना TIR, तो यहां पर ये कंडीशन एक्चुअल है TIR का। मगर आप यहां पे R2 को इन टर्म्स ऑफ R1 लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि पहले ही लेक्चर में पढ़ा हमने। तो आप यहां पर A माइनस R1 लिख सकते हो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस सिनेरियो के लिए आपका R1 थीटा सी के बराबर है, R1 की जगह थीटा सी पुट करा, थीटा सी को यहां ट्रांसपोज कर दो। आप जब थीटा सी को दूसरे साइड से ट्रांसपोज कर दोगे, आपका जो ए है इट विल कम ग्रेटर देन ट्वाइस थीटा सी। अब थीटा सी आपका साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है, तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ग्रेटर होगा ट्वाइस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू के, आप देखोगे कि वहां पर आपकी जो लाइट है वो दूसरे प्रिज्म से, दूसरे मैट सरफेस से इमर्ज नहीं होगी, वो TIR दिखाएगी। और अब डिपेंड करता है कि यहां पे TIR और होगा कि यहां पे आपका जो रे है वो बाहर निकल जाएगा, वो डिपेंड करता है। बाकी आप देखोगे कि इस मैट सरफेस से कोई लाइट इमर्ज नहीं होगी। तो अब यहां पर ये आपका टोटल प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था। 1 से 2 से 3 मिनट में आपके और लूंगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये मैं कहने वाला हूं कि ठीक है, ये जो प्रिज्म हमने पूरा वीडियो पढ़ा, अगर आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आया होगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आया ही होगा समझ में आपको, आप देखोगे कि आप किसी भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं फंस जाओगे। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप प्रिज्म का अगर आप करोगे ना, आपसे वो बन जाएगा, क्योंकि इतना ही आपका प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक प्रिज्म का ओवरव्यू मैं देने वाला हूं कि किन किन चीजों पर आपको पूरा फोकस रखना है, तो आप देखते जाओ। तो ठीक है, ओवरव्यू देने जा रहा हूं, आप देखने जाओ कि आप देखते जाओ कि किस किस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखने वाले हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास जो ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज R1 प्लस R2। दूसरा पॉइंट, डिविएशन का मतलब I प्लस E माइनस A। सिंपल है ना। तीसरा, हमने मिनिमम डिविएशन के बारे में बात की। मिनिमम डिविएशन के लिए आपका I E के बराबर होता है, दोनों I0 के बराबर होते हैं। और अगर मैं मिनिमम डिविएशन की बात करूं, आपका जो R1 है वो R2 के बराबर होता है, दोनों R के बराबर होते हैं। और आपका जो R होता है वो A/2 के बराबर होता है। दिस इज कंडीशन फॉर सिमेट्री। तो ये अगला पॉइंट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकाल सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिविएशन, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। ये हमने पढ़ा था। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस में, आपने देखा कि आपका मिनिमम डिविएशन जो होता है, मगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, वो आपने देखा कि वो आपके पास सिंपली यहां पर आ गया μ-1 इंटू A।
तो ये चीज हमने देखी यहां पर जब हमने मिनिमम डीविएशन की बात की। फिर हम गए मैक्सिमम डीविएशन पे। मैक्सिमम डीविएशन की हमने देखा कि मैक्सिमम डीविएशन के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो सकता है, इमर्जेंट एंगल आपका कुछ भी ई हो सकता है। या हमने देखा कि मैक्सिमम डीविएशन के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, तो इमर्जेंस आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये पार्ट हमने देखा। फर्दर हमने ये देखा कि यहां पर अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 लिया तो आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर, आपका जो R2 है वो सिंपली किसके बराबर, A माइनस थीटा सी के बराबर। यही देखा ना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो R2 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, और अगर मैं यहां पे R1 की बात करूं वो A माइनस थीटा सी आ जाएगा। तो यही देखा ना हमने, ये पार्ट को आपको टेक केयर करना है। और आप यहां पर अगर इमर्जेंस एंगल निकालना चाहते हो, इमर्जेंस एंगल निकालने के लिए यूज स्नेल्स लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो इन फॉर्मूलेज पे डिपेंड करते हैं, बट बहुत सारे फास्ट क्विक सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो स्नेल्स लॉ बार बार यूज करते हैं। वो फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यूज निकालने के बाद मैथ सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। और बहुत कम टाइम में वो कर लेते हैं क्वेश्चंस को। स्पीड तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा ना वैसे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना एफिशिएंटली आप स्नेल्स लॉ यूज करते हो वो डिफाइन करेगा कि आपके प्रिज्म के क्वेश्चंस जो होंगे वो किस स्पीड से आप कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अगेन, अगर आपको यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा, आप यूज क्या करोगे, स्नेल्स लॉ। और लास्ट में हमने देखा कि TIR के लिए, क्योंकि TIR हमें देखना था सेकंड मैट सरफेस पे, तो ये आपका 6th पॉइंट है और ये वाला 7th पॉइंट में बताऊंगा। TIR आपने देखा वो आप सेकंड मैट सरफेस पर लेते हो। अगर TIR आप सेकंड मैट सरफेस पे लेते हो तो आपका जो R2 होगा वहां पे एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस, इट हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब R2 की जगह पर आप A माइनस थीटा सी लगा सकते हो। क्यों मैं A माइनस थीटा सी लगा सकता हूं? क्योंकि अगर आपने R2 वाला एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लिया, इसका मतलब ही होगा कि आपने सिंपली यहां पर ये वाला केस लिया होगा, ये वाला केस। तो यहां पर अगर आप ये वाला केस ले रहे हो तो R1 थीटा सी के बराबर है, तो A माइनस R1 की जगह A माइनस थीटा सी लिखा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और आपने देखा कि A हैज टू बी ग्रेटर देन ट्वाइस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। दिस इज योर कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ प्रिज्म, जो आपको पता होना चाहिए और आप कोई भी क्वेश्चन फिर कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस लूंगा, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं उसमें डिस्कस करूंगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप देखोगे। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।